ऑलराइट, स्क्रीन दिख रही है? No, ma'am. नो मैम। अब दिख रही है? Yeah, यस ma'am. ठीक है, ओके। मैं एक बार तुमको टॉपिक रिवाइज कराऊंगी तो रिकॉम्बिनेशन उसमें आ जाएगा। जतिन नहीं आएगा तो मैं तुमको करा दूंगी, ठीक है? टेंशन ना लियो। ओके, यस अब देखो, मैम। ठीक है? ये क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम जहाँ से थोड़ा सा बेंडेड होता है ना, जिसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इस रीजन को, ठीक है, इस रीजन को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। उसके बाद सेंट्रियोल क्या होता है, ये तो सिर्फ क्रोमोसोम की बात है। अब एक सेल है, एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है, ठीक है? वो ऑर्गेनेल 90 डिग्री के एंगल पे दो पड़े हैं, प्रोटीन से मिले हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ये दो स्ट्रक्चर्स। तो ये जो दो स्ट्रक्चर प्रोटीन से मिलकर बने हैं, किस प्रोटीन से बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं और सेल में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं सेंट्रियोल, ठीक है? इनका नाम है सेंट्रियोल। अब जो सेंट्रियोल जिस जगह पे, देखो सेंट्रियोल के आसपास कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है अपनी, ठीक है? ये ग्रीन कलर से बस प्रोटीन है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। अबे सेंट्रियोल के आसपास और भी प्रोटीन पड़े होते हैं जिनका नाम जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो इसके आसपास और भी प्रोटीन है। अब प्रोटीन और सेंट्रियोल का जहां पर मिश्रण पड़ा होता है ना, माइक्रोस्कोप के अंदर ही अलग से दिखाई देता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बोलती हूँ सेंट्रोजोम, ठीक है? तो सेंट्रोजोम वो जगह है, एक तरह से वो स्ट्रक्चर है जिसमें तुम्हें सेंट्रियोल भी दिखता है और कुछ प्रोटीन भी दिखते हैं। सेंट्रियोल खुद ऐसा स्ट्रक्चर है जो दो सिलेंडर्स है, 90 डिग्री के एंगल पे पड़े हैं और ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम दोनों के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन बहुत सारा है। तो ये क्या करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं, यही इनका मेन काम होता है। और सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बीच की कॉन्स्ट्रिक्शन को कहते हैं, जहाँ पे डीएनए जो होता है वो इतना ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है ना कि ऐसा लगता है कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है वहां पर, ऐसे बेंडिंग हो गई है। समझ आई? मैम, ये जो आपने सेंट्रोमियर वाला रीजन बताया, इसको काइनेटोकोर्स नहीं बोलते? सेंट्रोमियर का जो रीजन होता है उसके ऊपर एक प्रोटीन लगा होता है, प्रोटीन की डिस्क लगी होती है ऐसे इसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं काइनेटिकोर। ओके मैम। ठीक है, डन? यस मैम, थैंक यू मैम। चलो, आज एनसीईआरटी की रीडिंग करने की कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना। क्लास के बाद दूसरे लिंक से फिजिक्स वाली क्लास ज्वाइन करनी है, ओके? तो बावले मत हो जाना। मैम केमिस्ट्री की नहीं? यस। नहीं केमिस्ट्री नहीं बेटा, फिजिक्स आज। देखो, अब ये तुमको क्या बोल रही है, ये तो स्टार्टिंग का पेज है, इसमें कुछ खास नहीं लिखा है, दैट मैं इसे करती हूँ। ओके, स्क्रीन दिख रही है? पॉइंटर दिख रहा है? यस मैम। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना, नहीं तो सो जाओगे। और एनसीईआरटी साथ में खोल लो, जो अंडरलाइन बोलूंगी वो अंडरलाइन कर लेना। यू आर अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, इवन द लार्जेस्ट, स्टार्ट देयर लाइफ फॉर्म एज ए सिंगल सेल। हर कोई अपनी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। तो मुझे बताओ, ह्यूमन की लाइफ कौन से सिंगल सेल से स्टार्ट होती है? जाइगोट। जाइगोट इज ए सिंगल सेल, ठीक है? जिससे हम पूरे के पूरे बने, हम सब जाइगोट से बने, रिस्पेक्टिव जाइगोट से, राइट? नाउ सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल बोल रहा है, वो लाइफ नहीं बोल रहा। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। अगर वो तुमसे ये लाइन पूछ ले, कॉन्सेप्चुअल में ऐसे लाइन आती है तो तुमको पता होनी चाहिए, तो इसे अंडरलाइन कर लो। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, इंडीड ऑल लाइफ फॉर्म। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन तुमको दिखेगी, ठीक है? रिप्रोडक्शन का मतलब है गेमीट का मिलना और नए जीवन का जन्म होना, और ग्रोथ का मतलब है मोस्टली साइज का इंक्रीज होना या नंबर ऑफ सेल्स का बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो दोनों चीजें अलग है। All cell reproduce by dividing into two, with each parental cell give rise to daughter cell each time they divide. एक पेरेंट का सेल है, वो जब भी डिवाइड करेगा कम से कम दो डॉटर सेल को तो जन्म देगा ही देगा, राइट? जनरली हम ये पढ़ते हैं, कोई एक्सेप्शन है जहाँ पे एक सेल बहुत बार डिवाइड कर जाता है, तो बहुत सारे सेल को जन्म। सोमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल भी एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाता है बेटा। एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन, पढ़ा है? यस हाँ। मैम। मल्टीपल फिजन में एक सेल दो से ज्यादा नंबर में डिवाइड हो जाता है। इतनी जल्दी होता है ना कि एक सेल दो से ज्यादा नंबर में डिवाइड हो जाता है, ये एक एक्सेप्शन है। तो मल्टीपल फिजन पढ़ा कहाँ था? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में। तो थोड़ा सा याद रखना, कोई ना, चलो नहीं भी है तो इट्स ओके। ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग, ओके ओके सॉरी। दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। अब ये जो नए सेल बने हैं, ये देखो, इसके डिवीजन से दो सेल बने। अब ये जो नए सेल बने हैं ये खुद भी आगे जाके डिवाइड कर सकते हैं दो सेल में, है ना, अपनी जिंदगी में। तो नॉर्मल सी बात हो गई है, राइट? नाउ
give rise to a new cell population that is formed by the growth and division of the single parental cell and its progeny. In other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form structure consisting of million cells. तो वो कह रहा है कि एक सिंगल सेल डिवाइड होता है, फिर उससे डॉटर सेल बनते हैं, फिर डॉटर सेल डिवाइड होते हैं और सेल बनते हैं, तो ऐसे करते करते एक पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है. तो एक जाइगोट से हम बन गए बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड सेल डिवीजन. इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस आई बिल्कुल सही. नाउ सेल साइकिल की बात कर रही है. सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन बहुत जरूरी है. ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस. तो वो कह रहे हैं सेल डिवीजन के टाइम पे दो चीजें होती है. क्या मेन दो चीजें होती है? एक तो डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाती है, और दूसरा सेल की ग्रोथ होती है. जब भी मैं ग्रोथ बोलती हूँ ना तो तुम माइंड में इमेजिन कर लिया करो कि साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. अब ऑल दीज प्रोसेसेस जिसमें सेल डिवाइड हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है, हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम जेनेटिक मटेरियल. ये कह रहे हैं, सिंपल ध्यान से सुनना, ये कह रहा है एक सेल को डिवाइड होना है, दो सेल बनाने हैं. जो सेल डिवाइड हो रहा है मैं उसको बोलती हूँ पेरेंट सेल, और जो सेल बन रहे हैं मैं उसको बोलती हूँ डॉटर सेल. ये कह रहे हैं इस सेल को डिवाइड होना है, इस पेरेंट सेल को डिवाइड होने से पहले थोड़ा मोटा होना पड़ेगा, ग्रोथ करनी पड़ेगी, अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट बड़ा करना पड़ेगा, फिर इवेंचुअली वो जाके डिवाइड होगा. तो ये प्रोसेस बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड वे में होता है. ठीक है, बहुत ही ध्यान से होता है ताकि जितने भी डॉटर सेल बने हैं उनको सही अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल चला जाए, जीनोम चला जाए. राइट? इतनी बात क्लियर? Yes, ma'am. इस लाइन से क्वेश्चन कैसे बनता है, वो तुमसे कोई एक वर्ड चेंज कर देंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी तक ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है पर मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ. दैट डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ हैंस हैव टू टेक प्लेस इन अनकोऑर्डिनेटेड वे. अनकोऑर्डिनेटेड लिख देंगे. तो जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि स्टेटमेंट भी वो यहीं कहीं से निकालते हैं, अलग से नहीं लाते. ठीक है. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल. वो कह रहा है वो सीक्वेंस जिससे सेल अपना डीएनए डबल कर लेता है, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस करता है और इवेंचुअली वो डिवाइड हो जाता है, उस पूरे प्रोसेस को हम सेल साइकिल कहते हैं. तो बेटा यहाँ से डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन करो. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल अपना जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करेगा और चीज़ों को सिंथेसाइज करेगा और डिवाइड हो जाएगा. डेफिनेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है. अगर तुम सुबह क्लास में आए थे तो तुमने देखा था एक क्वेश्चन हमारा डेफिनेशन से हुआ था, सेंट्रियोल वाला, Yes, ma'am. है ना. तो डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट इन बायो, काम आती है ये. नाउ ऑल्दो सेल ग्रो इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है ना, उसके टर्म में वो बोल रहा है सेल ग्रो. सेल ग्रो इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल. वो कह रहा है सेल साइकिल में ना सेल का साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ता रहता है, कम भी होता है. जब डॉटर सेल बढ़ता है तो कंपैरेटिवली कम हो जाता है. तो ये जो सेल की ग्रोथ है ये तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल सिर्फ एक ही बार डबल होता है. तो वो कौन सा फेज होता है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डबल होता है सेल साइकिल में? S phase. एस फेज, राइट. उसका यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं. द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन. वही कह रहा है कि जो रेप्लिकेशन हुआ है ना एस फेज में, अब वो डॉटर सेल्स में जाएंगे. दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल. ना ये लाइन है जो अंडरलाइन करनी है. दीज इवेंट्स बोल रहा है ना, दीज इवेंट को काट के नीचे लिख लेना. दीज इवेंट्स उसका मतलब है सेल साइकिल. तो तुमसे पूछ सकते हैं कि सेल साइकिल किसके कंट्रोल में है, तब वो कंफ्यूज करेंगे, प्रोटीन के कंट्रोल में है, हार्मोन के कंट्रोल में है. याद रखना वो मेनली जेनेटिक मटेरियल के कंट्रोल में. तो जेनेटिक मटेरियल खुद ही कंट्रोल करता है सेल साइकिल को. ठीक है, वो ही कंट्रोल करता है कौन सा प्रोटीन बनेगा और सेल साइकिल होगा. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन. डन. Yes, ma'am. Done, ma'am. थोड़ा सा Yes, हेक्टिक हो जाएगा, एनसीईआरटी एनालिसिस है, लेकिन बने रहना. ओके चलो इस पे आओ. 10.1.1 फेजेस ऑफ सेल साइकिल. अपने को ये पता है, फटाफट करने. अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं. अपना सेल इमेजिन कर लो. साइकिल इज इलस्ट्रेटेड, अभी देखते हैं. दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर. एक दिन के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, मेरा स्किन सेल डिवाइड हो गया एक दिन के अंदर. हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप टू सेल टाइप. जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने यीस्ट. हमने दो एग्जांपल पढ़े थे, ह्यूमन और यीस्ट के. तो यीस्ट में सेल साइकिल कितने मिनट की होती है? 90. 90 मिनट्स. देखो इसने कितना बड़ा पैरा लिखा है ना, हमने तो इसको 2 लाइनों में लिख लिया था. राइट. Yes, जीनोम मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, इंटैक्ट मतलब उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है. साहिल ठीक है. द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस. सेल साइकिल 2 फेजेस में डिवाइडेड है, एक है इंटरफेज, एक है एम फेज. यहाँ पर स्पेसिफिकली माइटोसिस की बात कर रहा है क्योंकि हम माइटोसिस पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको मियोसिस भी कहते हैं.
तो कंफ्यूज मत होना, ओके। तो कभी तुमसे ये नहीं पूछेगा व्हाट एम रिप्रेजेंट हियर। इंटरफेस का दूसरा नाम क्या है? Preparatory phase. Preparation phase. प्रिपरेटरी फेज, हाँ वेरी गुड। चलो अब देखना, बड़ी सही से लाइन लिखता है ये, देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ से देखो Yes, सेल एंटर ma'am. करेगा, सेल एंटर करेगा जीवन में, जीवन से जाता 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 गब्बू हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इतना ही था। फिर जब वो एस फेज में आया तो इतने जेनेटिक मटेरियल के साथ आया, लेकिन जब वो एस फेज के एंड तक पहुंचा तो उसमें जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट डबल हो गया, नंबर ऑफ Double. क्रोमोसोम सेम रह गया, है ना। तो Yes, अमाउंट ma'am. डबल हुआ है, मतलब कि ये पहले था यहाँ पर सी, अब हो गया ये 2C, राइट राइट। और इसका जो Yes. डीएनए, या लेकिन मैं डाइप्लॉट बता रही हूँ ना, चलो मैं 2C रख लेती हूँ कि पहले अमाउंट था 2C, अब मैं इसको लिखती हूँ 4C। और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम पहले थे इसमें 2N, अभी भी इसमें 2N ही है, कुछ बदलाव नहीं आया, क्योंकि सेंट्रोमेयर एक ही है ना, तो क्रोमोसोम ये एक ही है। अब उसके बाद G2 में आएगा और बहुत सारे प्रोटीन भी इसके अंदर बन जाएंगे। तो ये पूरे फेजेस को हम एक साथ क्या बोलते हैं? दिस इज एन, यहाँ से लेकर यहाँ Interphase. इंटरफेज। इसको लेबलिंग आ सकती है आराम से, गलत नहीं करके आनी है, बहुत इजी है ये। यहाँ तक हो गया इंटरफेस। इंटरफेस के बाद वो एंटर करते हैं किसमें? M phase. M phase. पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, या टीलोफेज आ सकती है लेबलिंग, और फिर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद यहाँ से सेल बाहर निकलेगा, देखो 2 न्यू सेल बन गए ना, डॉटर सेल। अब वो दिखा रहे हैं कि ये सेल दोबारा से सेल साइकिल में एंटर करने जा रहा है, राइट। तो इसको हम कहते हैं एम फेज। डन, Yes, ma'am. Yes, बहुत ma'am. बढ़िया। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये बहुत इजी लाइन है। The M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occur, and the interphase represent the phase between two successive M phase। वो कह रहा है कि अगर तुम पीछे साइकिल देखोगे तो कह रहा है M phase क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल सेल डिवीजन। तो ये 2 वर्ड्स ऐसे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। एक्चुअल सेल डिवीजन यहाँ हो रही है। और इंटरफेस क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव M phase। इस लाइन को अंडरलाइन करो और यहाँ देखो कि यहाँ पहले आएगा इंटरफेस, फिर सेल एंटर कर जाएगा एम फेज के अंदर, है ना। एम फेज के बाद जो 2 सेल बने हैं, हो सकता है ना वो दोबारा से सेल साइकिल में एंटर कर रहे हैं, तो वो दोबारा Yes. से एंटर कर जाएंगे सेल साइकिल में, तो सबसे पहले उनको किस में जाना पड़ेगा? इंटरफेस में। यही होगा ना, ऐसे Yes, ही होता है, ma'am. करेक्ट। तो देखो सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे तुम लाइन में खड़े होते हो, राइट। तो इंटरफेस रिप्रेजेंट अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। अब इस इंटरफेस के बाद दोबारा से क्या आएगा? एम फेज। अब Yes. इस डेफिनेशन को पढ़ो कि 2 एक के बाद एक होने वाले एम फेज के बीच में जो पड़ा है वो है इंटरफेस। इन्होंने ये लाइन में बोला है, ठीक है। तो इसे साइड में लिख लेना। मैम एम फेज को रियल डिवीजन भी कह सकते, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, रियल डिवीजन फेज है वो, एक्चुअल डिवीजन है, रियल कह ले। ओके डन। अब देखो, इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन अ 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल में एवरेज है कि 24 घंटे में एक बार सेल डिवाइड हो जाएगा। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली अप टू 1 आवर। ये एम फेज सिर्फ 1 आवर के लिए होगा, अप टू, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हो, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। द इंटरफेस लास्ट फॉर मोर देन 95%। 95% तो इंटरफेस में ही रहता है सर। तो ये वाली बात भी हम लिख चुके हैं आई गेस, राइट। Yes, Yes. ma'am. बस यहाँ पे देखो कितना लंबा करके लिखा है, 2 लाइनों में हो गया था। नाउ द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। अब हमें एक बात पता है, एम फेज जो होता है माइटोसिस की बात कर रहा है, ये स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन में। न्यूक्लियर डिवीजन के लिए दूसरी टर्म क्या है? Karyokinesis. Karyokinesis. तो एम फेज स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से, कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। देखो एम फेज स्टार्ट होगा न्यूक्लियस के डिवीजन से, और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि डॉटर सेल टीलोफेज में दूसरे पोल्स पे चले जाते हैं, है ना। एनाफेज में दूसरे पोल पे चले जाते हैं, टीलोफेज में तो वो डिकंडेंस हो जाते हैं, राइट। तो ये जो लाइन है ना, कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, वो एक्चुअली यहाँ पे एनाफेज की बात कर रहा है। जरूरत नहीं थी पर उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो वो बस कुछ नहीं कह रहा है, यही कह रहा है कि न्यूक्लियर डिवीजन होती है एम फेज में। तो एम फेज के साथ में न्यूक्लियर डिवीजन वर्ड याद रख लेना, भूलना मत। ओके Yes, नो ma'am. नो You, ma'am. एंड यूजली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये एंड कहाँ पर होता है? जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ना। एम फेज इसीलिए 2 फेजेस में डिवाइड है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो सेल साइकिल का स्टार्टिंग का पेज खोलो तुम्हें मिल जाएगा। अब देखो द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। तो इंटरफेज का तीसरा नाम रेस्टिंग फेज भी लिख लो, अगर नहीं लिखा तो लिख लो। इट इज अ टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। बेटो सेल इंटरफेज की एक डेफिनेशन इसने दे दिया बहुत अच्छी सी। ये कह रहा है, कहा गया इंटरफेस की डेफिनेशन सुनो।
इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग। सेल की ग्रोथ भी होती है और डीएनए की रेप्लिकेशन भी होती है ऑर्डरली मैनर। तो याद रखना, इंटरफेस के साइड में लिख लेना कि सेल ग्रो भी हो रहा है और डीएनए रेप्लिकेट भी हो रहा है, 2 काम हो रहे हैं यहाँ मेन। ओके डन। Yes, ma'am. अब देखो, इंटरफेस को 3 में डिवाइड करते हैं, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। G स्टैंड फॉर गैप, S स्टैंड फॉर सिंथेसिस। जो बहुत इजी से पेपर आते हैं ना, कहीं किसी कॉलेज का एग्जाम देने जाओगे यूनिवर्सिटी का, वहां पे इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, G स्टैंड्स फॉर व्हाट। ओके तो याद रखना। डन। Yes, ma'am. Yes, बहुत ma'am. बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, सोना मत है। चलो, G1 फेस कॉरेस्पॉन्ड मतलब उसके पैर कॉरेस्पॉन्ड, उसी को कहते हैं ना कि मैं, मेरे साथ जो बैठा है, सो दिशा इज कॉरेस्पॉन्ड टू मी, मतलब मेरे साथ ही एक तरह से बैठी है, नेक्स्ट टू इट। ओके सो G1 फेस इज कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेस बताता है एक इंटरवल है जिसके बाद क्या होगा। इससे पहले G1 फेस से पहले क्या था, माइटोसिस है ना, माइटोसिस हम उस साइकिल में देखते हैं। और जीवन के बाद क्या होगा, एस फेज, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगी। करेक्ट। तो ये किसी भी फेज की पोजीशन ना उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। तो तुमको सर्कल में ना पाई चार्ट में पोजीशन याद रखनी है। अब देखो इस लाइन का मतलब अब पढ़ना, अब समझ आएगा कि G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल, इट इज एन इंटरवल, अ गैप बिटवीन माइटोसिस, ये रहा माइटोसिस, एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज एस फेज। सो एस फेज और माइटोसिस के बीच का ये इंटरवल है। समझ आया? Yes, ma'am. Yes, इसको ma'am. शायद साइड में ऐसे बना लो अगर तुमको दिक्कत होती है तो। इंग्लिश थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं ये, बस इतना ही है ये इसमें प्रॉब्लम। एनसीईआरटी में इंग्लिश इस चैप्टर की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बीच बीच में करते, नहीं तो चैप्टर बहुत ईजी है एनसीईआरटी में। तो ना ड्यूरिंग G1 फेज बता रहा है वहाँ हुआ क्या। द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। भाई ये लाइन लिखो, ये आएगा नीट का क्वेश्चन डायरेक्ट, कि G1 में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसमें दबा के। ओके इसके अलावा जो मैंने तुमको लिखा है सब एक्स्ट्रा है, तो तुम वो याद रखना, यहाँ पर बहुत कम दिया है। ठीक है, तो G1 फेस में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है और कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, बट डज नॉट रेप्लिकेट से डीएनए। तो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है। अगर वो पूछेंगे ग्रोथ फेज कौन सा है, तुम बोलोगे G1 फेज। इसने यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बोला ना, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को स्पेसिफिकली मत डाला, हालांकि प्रोटीन सिंथेसिस होती है, लेकिन एनसीईआरटी फोकस कर रही है कि G1 में क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो हो रही है। ठीक है, और क्या नहीं होता यहाँ पर, तो क्या नहीं होता यहाँ पे, डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत ध्यान से अंडरलाइन कर लो। राइट, इतना से लिखा है इन्होंने जीवन के बारे में, 2 पॉइंट तो लिखे, तो तुम साइड में लिख लो कि जीवन के बारे में क्या बोला। सेल कॉन्टिन्यूसली ग्रो नहीं, कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, मोटू होता चला जा रहा है और मेटाबॉलिकली एक्टिव है। 2 ही लाइन लिखी है ना। डन। Yes, ma'am. अब आओ देखो, एस फेज जिसको हम सिंथेसिस भी कहते हैं, मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। तो डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन एक ही वर्ड है, पहली चीज तो, और लिखा है ना, और का मतलब एक ही होता है, इस नाम से बुला लो, इस नाम से। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए, अब ये लाइन है जैसे क्वेश्चन आएगा, ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। ठीक है, तो यहाँ लिख लो एस फेज में अमाउंट डबल होता है, ध्यान से नीचे लिख लो, एस फेज में क्या डबल होता है, अमाउंट, यानी कि इफ इट्स अ सी देन एस फेज में 2C हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम। और हम जनरली डाइप्लॉइड सेल में ये प्रोसेस पढ़ते हैं ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे कि 2C था तो अब वो 4C हो गया, अमाउंट डबल हुआ है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, एन 2N था तो 2N ही रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात? ऐसे बना लो इसे, Yes, ma'am. इसे ऐसे बना लो, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ है क्योंकि एक क्रोमो, ये देखो ना, एक आर्म में एक डीएनए प्रेजेंट है, ऐसा कहाँ गया ग्रीन कलर, यहाँ पे एक डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट है और दूसरी तरफ पे सेम कॉपी होके एक और डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट है, 2 डीएनए के स्ट्रैंड दिख रहे हैं ना तुमको, डबल हो गया ना यार ये। राइट, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही है क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर है हमारे सेंटर में। राइट, ये बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही है जो कंफ्यूज कर सकती है, इसी से क्वेश्चन बनता है। इफ द इनिशियल अमाउंट, अब ये क्या दे रहे हैं, देख ये दे रहे हैं तुम्हें एग्जांपल, यहाँ ऊपर लिख लो एनसीईआरटी में एग्जांपल है ये, इस पे क्वेश्चन बनता कराऊंगी। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, पहले मैंने कहा अगर 2C था, देन एस फेज के बाद वो कितना हो जाएगा, 4C। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि अगर सेल में था N कंडीशन या 2N कंडीशन, तो वो वैसे की वैसी रहेगी एस फेज के बाद भी। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. चलो, अब यहाँ पर एक बात बता रहा है वो, एनिमल सेल, स्पेसिफिकली एनिमल सेल लिख रहा है, प्लांट सेल को हटा दिया उसने। एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस।
ध्यान से देखना कि डीएनए रेप्लिकेशन अभी तक न्यूक्लियस थोड़ी डिकंडेंस हुए, वो तो प्रोफेस में होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, क्योंकि हमें याद है ना रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होती है। कोई मुझे बताना, अगर ये सेल है, कौन सा सेल है ये? यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। और ये है न्यूक्लियस, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगी? न्यूक्लियस में यहाँ। न्यूक्लियस के न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगी? न्यूक्लियस 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 में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहाँ होगी? न्यूक्लियस में न्यूक्लियस ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन आदि। और ट्रांसलेशन कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म भाई अब तो गलत हो ही नहीं सकता, सबको ऐसे ही याद है ना? वेरी गुड, बस ये याद रखना है तुमको, ठीक है। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। बेटा सेंट्रियोल क्या थे? प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर थे, उनकी डुप्लीकेशन भी हो रही होती है, राइट। मैंने बताया था ना एस फेज में उनकी डुप्लीकेशन भी होती है, लेकिन वो कह रहा है कि यार याद रखना कि सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन यहाँ हो रही है, तो यहाँ लिख लो सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, अपनी बुक के साइड में लिख लो। भूल जाएगा ये छोटी सी लाइन, लेकिन इस लाइन से क्वेश्चन बनता है। तुमको ये तो याद रह जाएगा एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुई, लेकिन लोकेशन याद नहीं रहेगी, मैंने बताई भी नहीं थी। तो जहाँ पे तुमने एस फेज लिखा है अपनी कॉपी में, वहाँ लिख लो सेंट्रियोल डुप्लीकेट के ब्रैकेट में साइटोप्लाज्म में हुई है और डीएनए डुप्लीकेट न्यूक्लियस में हुआ है। अपनी नॉलेज के लिए लिख लो, कभी कभार भूल जाता है इंसान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना ड्यूरिंग G2 फेज। चलो अब G2 में आ गए हम, ठीक है। प्रोटीन आर सिंथेसाइज। देखो अब किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम प्रोटीन सिंथेसिस आए तो हम क्या लिखें, जब एनसीईआरटी स्पेसिफिकली G2 में मेंशन कर रही है, G1 में नहीं जिक्र कर रही, जबकि हो रहा है लेकिन जिक्र नहीं कर रही, तो तुम G2 क्लिक करके आओगे अब, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस G2 में लिखेंगे हम लोग। तो सेल प्रिपेयर होता है माइटोसिस के लिए और सेल ग्रोथ अभी भी कॉन्टिन्यूस रहती है। देखो सेल ग्रोथ अभी भी कॉन्टिन्यू है, तो सेल ग्रो वो पूछेंगे तो वो G1 में भी है, G2 में भी है और इवन S में भी है। तो सेल ग्रो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगी, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस स्पेसिफिकली पूछेगा तो तुम कहाँ लिखोगे? G2 में, क्लियर। और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल टर्म जब भी वो देगा तो वो G1 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा होगा, बेसिक हर जगह पे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव ही है। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. एक पैरे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, चलो आई होप लिख लिया सबने। अब देखो ये साइड में लिखा है मैम प्रीवियस स्लाइड, और ये वाली Yes, ma'am. बोलो, ठीक है, हो गया। ओके, नाउ हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स? प्लांट और एनिमल कैसे कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं? देखो प्लांट ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास है मेरिस्टेमेटिक सेल, है। मेरिस्टेमेटिक सेल की वजह से भाई साहब वो तो ग्रो करते ही चले जा रहे हैं, घास उगती चली जाती है जितनी बार उखाड़ लूँ। एनिमल सेल कैसे ग्रो कर रहे हैं? एनिमल के अंदर एक्चुअली ग्रोथ किस वजह से होती है? एनिमल सेल के अंदर मेनली जो ग्रोथ है वो सेल की ग्रोथ होती है। सेल अपने साइज में इंक्रीज होता है, जैसे मसल्स है, एक्सरसाइज करो मसल के सेल फटते हैं, वो दोबारा से जब अपने आप को हील करते हैं तो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, वो एक ग्रोथ है। उसके अलावा माइटोसिस एक रीजन है कि भाई ग्रोथ होती है हमारे सेल्स में। मैं छोटी से बड़ी क्यों होगी? माइटोसिस की वजह से हुई, मियोसिस की वजह से हुई नहीं, ठीक है। डू ऑल सेल इन अ प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम? सारे सेल डिवाइड करते हैं हर टाइम पे? नहीं, नो, मेरिस्टेमेटिक करते हैं। डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, नो। उसके अलावा कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ दिस टिश्यू हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट्स? प्लांट्स पूछ रहा है ना, तो हायर प्लांट्स के अंदर जो मेन वो होते हैं वो होता है मेरिस्टेमेटिक सेल, और कौन से होते हैं? एपिथेलियल मेरिस्टेमेटिक सेल, और चलो आगे आएगा दिखाती हूँ। डू एनिमल, एक और है यहाँ पर, है ना, अभी छोड़िए अपनी जगह। डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? नो, वी डोंट हैव दैट, No, ma'am. है ना। नहीं तो भैया है तो बताओ कितनी लंबी हो जाती ऐसा तो नहीं है, काश हो जाती टाइम बताओ। 29 29. माइटोसिस टाइम लेता है, मियोसिस जल्दी से हो जाता है। चलो आ जाओ ना, ये जो एनसीईआरटी वालों को बड़ा पसंद है ये वाले से क्वेश्चन लेना, तो यही वाला पढ़ लेते हैं हम भी, ठीक है। देखो सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल्स, ध्यान से सुनना, इन अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। वो कहते हैं कुछ सेल है जिनमें अडल्ट होने के बाद वो कोई डिवीजन नहीं करते, जैसे कि हार्ट सेल। हार्ट सेल नहीं करेंगे सेल साइकिल में दोबारा से एंटर, ठीक है, एग्जाम्पल है तो इंपॉर्टेंट है। एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली, कुछ सेल है जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं जब उनकी नीड होती है, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में खरोच लग गई तो मेरे स्किन के आसपास के जो सेल है उस खरोच के पास वो डिवाइड होके वो खरोच को भर देंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो डिवाइड नहीं होते, राइट। तो वो कह रहे हैं कुछ सेल ओकेजनली डिवाइड कर सकते हैं बाय माइटोसिस, और कुछ सेल कभी डिवाइड नहीं करेंगे। अगर हार्ट में इंजरी होगी तो हार्ट का सेल डिवाइड करके उस इंजरी को हील नहीं कर सकता। सो दिस सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर। ये कह रहे हैं ये जो सेल दोबारा डिवाइड नहीं होते या आगे डिवाइड नहीं होते, तो ये किस में चले जाते हैं?
सो दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, एग्जिट G1 फेज, पहले तो वो G1 फेज एग्जिट करते हैं, S फेज नहीं। हाँ बेटा अंशु, न्यूरॉन भी एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पे। सो G1 फेज को ये सेल एग्जिट करते हैं और एक इनएक्टिव स्टेज में जाते हैं जिसे हम कहते हैं क्विसेंट स्टेज, और G0 फेज। G0 फेज, क्विसेंट फेज एक ही नाम है। ये कैसा फेज है? इनएक्टिव स्टेज है। इनएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि सेल डेड है, इनएक्टिव का मतलब है कि सेल डिवीजन में नहीं जा रहा, तो डिवीजन के रिस्पेक्ट में इनएक्टिव है। याद है लिखवाई थी ये बात मैंने? Yes. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Good. Now, cells in this stage remain metabolically active. Very important line. Metabolically active है। और metabolically active word कहाँ पड़ा अभी पीछे? G1 phase. G1 One phase. phase में. No longer proliferate. ये cell no longer proliferate unless called to do so depending on the requirement of the organism. ये cell दोबारा divide नहीं करते हैं, ठीक है? हम animal cell की बात कर रहे हैं सिर्फ। ये cell divide नहीं करते हैं, लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये डिवाइड कर जाते हैं अगर जरूरत हो। जैसे लीवर सेल, मेरी लीवर में इंजरी हो गई है मान लो 10-20%, तो लीवर सेल डिवाइड करके इंजरी को हील कर देंगे, ठीक है? तो ओकेजनली वो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हार्ट में इंजरी हुई है तो नहीं होगा, राइट? तो ये लिखा है ना पॉलीफरेट, दीस सेल नो लॉन्गर पॉलीफरेट। मैम ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होते? नहीं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, दे आर नॉट मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। यस प्रतिभा, लिवर एंड किडनी दोनों के समझ समझ आया तुझे? मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब समझो, बट नो लॉन्गर पॉलीफरेट, ये अब पॉलीफरेट नहीं करते, पॉलीफरेट मतलब डिवीजन, नंबर इंक्रीज करना, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है और उस सेल के पास पोटेंशियल है तो वो दोबारा से डिवाइड करेगा। ह्यूमन के अंदर कौन सा सेल होगा? वो वुमेन के अंदर होगा हमारा स्किन सेल, ऊपर का झड़ता रहता है, हील करने के लिए एपिडर्मल सेल की लेयर, और हमारे लीवर सेल और हमारा किडनी सेल, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट। किडनी अगर 50% डैमेज हो गई हो तो वो नहीं हील हो सकती, ना लिवर हील हो सकता है, ठीक है? बहुत टेक्निकल है ये। चलो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही एक बार 2-3 बार ध्यान से देख लेना। नाउ इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन अ डाइप्लॉइड सोमैटिक सेल। ये कह रहे हैं एनिमल्स के अंदर जो माइटोसिस होती है ना, यहाँ पे लिखो, एनिमल के अंदर जो माइटोसिस होती है वो तुमको डाइप्लॉटिक मतलब 2-1 सेल में दिखती है। सोमैटिक मतलब जो नॉन सेक्स सेल्स होते हैं, ऑटोजोम्स वाले सेल, है ना? यानी पूरी बॉडी के सेल एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग, उनके अंदर तुम्हें माइटोसिस दिखती है। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। बेटा जहाँ वर्ड आ गया ना एक्सेप्शन बायोलॉजी में, मतलब वहाँ क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है, तो तुम्हें एग्जाम्पल करना है। जैसे कि मेल हनी बी, मेल हनी बी के अंदर क्या होता है? अगर तुमको थोड़ा सा भी याद है हनी बी का कॉन्सेप्ट, तो हनी बी का कॉन्सेप्ट कैसा था कि हनी बी में एक होती है क्वीन, एक वर्कर, सेल 2n होते हैं, एक होते हैं वर्कर्स, वर्कर्स के भी सारे सेल 2n होते हैं, और एक होता है ड्रोन, ड्रोन के सारे सेल n होते हैं। क्वीन क्या करती है? अरे क्या कर रहे हो? क्वीन क्या करती है? नेचुरल फ्लाइट लेती है, ऊपर की तरफ जाती है, ड्रोन के स्पर्म अपने अंदर डिपॉजिट कर लेती है, फिर उनसे फ्यूजन कराती है। तो क्वीन 2 तरीके के अंडे देती है, एक देती है फर्टिलाइज्ड एग्स देती है। तो पहला वो जब एग बनाएगी तो कैसा बनाएगी? जो क्वीन का एग होगा, ये एग है, इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? यहाँ पे आया स्पर्म, जब उसके पास स्पर्म आया तो उसके पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बने? फर्टिलाइज एग बने, तो वो 2n वाले बने। 2n वाले जो बने हमारे पास जायगोट, वो किसको जन्म देंगे? वो जन्म देंगे वर्कर्स को, और वो जन्म देंगे क्वीन को। वर्कर में से क्वीन सिलेक्ट होती है। अब जब स्पर्म खत्म हो गए, अब वो दोबारा नेचुरल फ्लाइट नहीं लेती, तो वो क्या करती है? जब स्पर्म खत्म हो जाते हैं, अब वो देती है जन्म अनफर्टिलाइज एग को। मुर्गी भी देती है अनफर्टिलाइज एग को जन्म, जिसे वेजिटेरियन एग कहते हैं। तो अनफर्टिलाइज एग्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ n होते हैं, है क्वीन वन। इससे वो जन्म देती है किसको? बर्थ देती है वो ड्रोन को। बेटा ड्रोन बन तो गया, अब इसके अंदर मियोसिस तो होगी नहीं, क्योंकि मैंने कहा था रेशियो में कभी नंबर नहीं आता। अब इसमें बहुत सारी माइटोसिस होती चली जाएगी। तो ड्रोन की पूरी बॉडी जो ड्रोन के केस में जो बेसिकली जायगोट बना है वो कुछ नहीं है, वो n नंबर ही है ना, तो हैप्लॉइड है। तो ड्रोन बेचारे का तो जायगोट ही हैप्लॉइड है, राइट? सो यही बातें यहाँ बोल रहे हैं दैट देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस। फॉर एग्जांपल हनी बी, दैट मींस माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन हैप्लॉइड सेल। कहाँ गया? तो माइटोसिस कर करके एक हैप्लॉइड सेल भी पूरे ड्रोन को जन्म दे सकता है। मैम पर हनी बीज को पता कैसे चलता है क्वीन बी है? क्वेश्चन नहीं समझ आया तेरा? ये बात क्लियर होगी सबको? ये क्या बताया मैंने अभी? यस मैम। ड्रोन हैप्लॉइड होते हैं,
एन होते हैं और उसमें बहुत सारी माइटोसिस होती है और उसके बाद वो अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं, पूरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। जनरली ह्यूमन के केस में जो होते हैं वो डाइप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होती है, ठीक है। मैम Now, हमारी बुक में तो ये लिखा ही नहीं है। यस मैम ये यस तुम्हारी बुक में नहीं लिखा, नो मैम यस मैम, ये लाइन ही नहीं है। बाकी सारी थी यस यस मैम मैम या लेटेस्ट ही अपडेट करी थी मैंने, ये थे। यस मैम, ये Yes, सब था मैम। उसमें भी नेक्स्ट मैम वाली बस लाइन है, अगेंस्ट दिस, बस मैम ये वाली लाइन नहीं है, एक्सेप्शन वाली। अच्छा चल लिख ले, फिर स्क्रीनशॉट ले ले, ऐड कर लियो। मैं लेटेस्ट ही करी थी मैम अपडेट। है किसी किसी बुक में। ठीक है भाई, चलो कर लो। मैम है Against किसी this- किसी बुक में। ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं ओल्ड वर्जन। किसका ओल्ड वर्जन है, मेरा या इनका साहिल? Now, against this plant can show mitotic division in both haploid and diploid cell। देखो ये है बहुत बड़ा कंपैरिजन, यहाँ था नीट का क्वेश्चन। वो क्या कह रहे हैं कि मोस्टली, ध्यान से सुनो, मोस्टली एनिमल सेल में, मेरा हाथ सुनोगे एनिमल सेल में 2n वाले सेल जाते हैं माइटोसिस में, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन है जिसमें उसने स्पेसिफिकली हनी भी बोल दिया, ओके। और ज्यादा हम दिमाग लगा नहीं रहे, लेकिन वो बोल रहे हैं प्लांट्स में मोस्टली n वाले भी माइटोसिस में जाते हैं और वो बोल रहे हैं 2n वाले भी माइटोसिस में जाते हैं, तो उसमें सारे सेल माइटोसिस में चले जाते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है। ओके क्लियर? यस मैम ठीक है। यस मैम ये मैंने ऑनलाइन बुक लिया है एक्चुअली ना, एनसीईआरटी की वेबसाइट से लिया है, तो वहाँ पे ओल्ड वर्जन की होगा, मुझे पता नहीं है, चलो मैं चेक कर लूँगी। अब तो पढ़ लो, टॉपिक तो अच्छा ही है। नाउ फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल इंटरेस्ट, ये जब मैं तुम्हें वो कराऊंगी तब देखेंगे कि प्लांट स्पीशीज में कौन से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आए थे। चलो देखो, यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप्स सेल्स, ये कभी स्कूल में करा एक्सपेरिमेंट? यस मैम। यस मैम नो मैम याद, चल को छोड़ो। इट हैज 16 क्रोमोसोम, वो कह रहे अनियन के जो सेल्स है उनके अंदर 16 क्रोमोसोम्स है। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट G1 फेज? मान लो ये सेल है, ये अभी G1 फेज में है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं इसमें? 16। ठीक है। अच्छा हाँ साहिल, आगे देखो। आफ्टर एस फेज एंड आफ्टर एम फेज, अब अगर एस फेज में चला जाएगा ये सेल तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 16 भाई 16 ही रहेंगे। और G2 में 16 ही रहेंगे। G2 में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही रहे, वो तो बढ़ते नहीं है। नाउ ऑल्सो व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल एट G1? G1 में डीएनए कंटेंट है लेट्स से N, सॉरी C, तो S फेज में कितना डीएनए कंटेंट हो जाएगा? 2C 2C और G2 में 2C 2C अरे 2C भाई, 4C मत कर देना ठीक है। एक्सक्यूज मैम, मैम हमारी बुक में 14 क्रोमोसोम। अच्छा ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगी प्रतिभा, ये बस एक एग्जाम्पल था, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगी एग्जाम्पल का। चलो इतना समझ आ गया ना कि कंटेंट बढ़ता है, यही बात वो तुम्हें समझाने की कोशिश कर मैम रहे हैं। 16 ही लिखा कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक कर लूंगी, अभी यहाँ कंफ्यूज ना हो। चलो 14 एमफेस कर ले फटाफट, यहाँ से इंटरफेस खत्म, Yes, इंटरफेस ऐसे ही रहेगा। मैम। इट इज अ मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक, सबसे ड्रामेबाज पीरियड है एमफेस। इन्वॉल्व द मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। वर्चुअली इमेजिन कर लो कि सारे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल है ना, वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसके। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम, माइटोसिस में number of chromosome in the parent and progeny cell remain the same, it is called equational division। क्यों equational कहते हैं? इस वजह से कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अंडरलाइन करो इसको। दो फॉर कन्वीनियंस, अपने फायदे के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। ये सारी स्टेजेस किसकी स्टेज है? साइटोकाइनेसिस थोड़ी है ये है कैरियोकाइनेसिस रिप्रेजेंटेटिव। Karyokinesis। भूलना मत, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आया तो ये पूछ सकता है वो। It is very essential to understand that cell division is a progressive process। cell cycle जो cell division है progressive process है, तो ये एक लाइन आती है, प्रोग्रेस ही कर रहा है ना, आगे 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 बढ़ता जा रहा है, कभी बैक गियर नहीं मारता। तो सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, ये लाइन लिख लो सेल डिवीजन के साइड में। एंड इट इज वेरी
क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन। तुम एक्चुअल में माइक्रोस्कोप के अंदर प्रोफेज मेटाफेज में फर्क करने में थोड़ा दिक्कत होता है, कब वो स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ। वो ये बात तुम्हें बता रहा है कि हम थ्योरेटिकली ऐसे पढ़ रहे हैं लेकिन रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट दिखता ही है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। आ जाओ। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस कौन सी होती है? प्रोफेज। इसे अंडरलाइन करो, ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, तब दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। फॉलो द SN-G2 फेज। ये कहते हैं कब आता है प्रोफेज? एस और G2 फेज के बाद ही तो आता है ना। यही बात वो घुमा के लिख रहे हैं। मैंने कहा ना पोजीशन ऐसे ही बता रहे हैं, तो तुम प्रोफेज लिखो, उसके पीछे देख लो क्या है, G2 फेज है, उसके पीछे क्या है, S फेज है। यही बात वो घुमा के बोल रहे हैं फॉर सम रीजन, भगवान जाने क्यों। In the SN-G2 phase, the new DNA molecule form are not distinct but intertwined. वो कह रहे हैं कि जो नया DNA बचा था ना वो क्रोमोसोम की तरह दिखता नहीं है, वो बहुत ही ऐसे गुचड़ू मुचड़ू सा पड़ा होता है। ये वाली बात उन्होंने यहाँ बोल दी। SN-G2 phase, the new DNA molecule is formed, is not distinct but intertwined. Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material. ध्यान से सुनना ये लाइन। प्रोफेज क्या बताता है? यहाँ पर स्टार्ट होता है, इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होना, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। दैट मीन्स ये पता है किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? ये बात कर रहा है अर्ली प्रोफेज की। तो कह रहा है अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट होती है, राइट? तो ये उसकी बात कर रहा है यहाँ। The chromosome material become untangled during the process of chromatin condensation. जो क्रोमोसोम का मटेरियल एक दूसरे में से घुमा घुमा सा लग रहा है ना, तो में बहुत सारे क्रोमोसोम मिक्स हैं, अब वो एक दूसरे से दूर दूर हो रहे हैं और अपने अपने स्ट्रक्चर में कंडेंस हो रहे हैं। The centrosome, सेंट्रोजोम कौन सा था? सेंट्रियोल बनाया था ना सिलिंड्रिकल, उसके आसपास प्रोटीन का स्ट्रक्चर, टुगेदर इसे सेंट्रोजोम कह रहे हैं। कह रहा है सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज में उसकी डुप्लीकेशन हुई है। तो सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन भी हुई है और सेंट्रोसोम की भी डुप्लीकेशन हुई है एस फेज में, राइट? ऑफ द इंटरफेस नाउ बिगेन टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। तो ऑपोजिट पोल की तरफ ये मूव करने लग गया है। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। देखो अभी कंप्लीशन की बात कर रहे हैं ना, तो जो नीचे पॉइंट्स लिखे हैं ना ये तुमको बता रहे हैं लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या कंडीशन है? जब प्रोफेज खत्म हो गया। समझ आई ये बात कि ऊपर वो अर्ली प्रोफेज की बात कर रहे थे और लेट। तो जब भी तुम देखोगे ना जहाँ पे ये टर्म होगा इनिशिएशन या स्टार्ट, मतलब वो अर्ली प्रोफेज की बात कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? यस अब लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है? हो ना तुम सो गए? यस ढोल की आवाज आ रही है तुम्हें? किसकी? ढोल की आवाज आ रही है? नो जबरदस्त ये ऐसे कोई नाच रहा है बाहर ठंड में, बहुत मजा आ रहा है मुझे सुन के। ओहो पंजाबी ढोल बज रहे हो, अब तो पढ़ाना बहुत मुश्किल है। देखो अब लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होके क्रोमोसोम बन गया है। ऐसा दिखेगा, ऐसा, यही बोल रहा है वो अपनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है? स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल है मैम, विजिबल। जतिन मुंह तुड़वाएगा तू मुझसे आज। अब दिख रही है तुझे? मैम आप भी पंजाबी ढोल पे नाचते हो? हाँ ऑब्वियसली ना, पंजाबी हूँ मैं, हद होगी तेरी। अगर नहीं दिख रही स्किन तो भाग जा और वापस आ। Now chromosome are seen to be composed of two chromatid attached together at the centromere। बहुत अच्छी लाइन है ये, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्रोमोसोम को में कैसे दिख रहे हैं? कंपोज ऑफ टू क्रोमेटिड। बेटा दो क्रोमेटिड है और ये बहने हैं ना, तो टू क्रोमेटिड, और ये ब्रैकेट में ऊपर करके ऐसे लिख लो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये भी पूछ सकता है वो तुमसे, है ना? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स तुमको दिख रही है, देखो एक सिस्टर क्रोमेटिड दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड, और दोनों एक ही सेंट्रोमेयर से अटैच है। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। ध्यान से करना ये लाइन। सेंट्रोजोम, ये वाला सेंट्रोजोम देखो, ये बड़ी जल्दी ट्रांजिशन करते हैं सेंट्रोमियर से सेंट्रोजोम में। तो जोम से ना तुम सुमो याद कर सकते हो, मोटू सा। तो सेंट्रोजोम वो मोटा सा स्ट्रक्चर है। तो ध्यान से रीड करना, फिर गलती नहीं होगी। गलत रीड करोगे फिर तो निकलिए। साइटोप्लाज्म में होगी हर्षिका सेंट्रोजोम की डुप्लीकेशन। तो सेंट्रोजोम विच हैड अंडर मैम जो मैम एस फेज में तो मैम हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो वो नहीं होती, ब्रस्ट नहीं हुई होती, तो मैम साइटोप्लाज्म में कैसे होगी? तो साइटोप्लाज्म में करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रोटीन वहां पे भी तो बन रहे हैं, अंदर से बाहर थोड़ी जा रही है। बाहर ही बन रही है, बाहर राइबोसोम ने तो करनी है। ठीक है मैम। चलो ये देखो ध्यान से। सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज began to move towards the opposite pole by the cell. Each centrosome radiate out microtubules called ester। ये देखो बड़ी प्यारी लाइन इसने बोल दी कि जितने भी सेंट्रोजोम्स है, ठीक है,
जितने सेंट्रोजोम हैं उनके अंदर से क्या निकलेगी, जैसे पटाखे नहीं निकलते दिवाली के, ऐसे वो ऊपर जाके ऐसे Yes. फैल जाता है, इसको हम कहते हैं स्टार लाइक शेप। एस्टर के साथ लिख लेना स्टार शेप। तो ये बाहर पटाखों की जगह क्या निकल रहा है, स्पिंडल फाइबर है ये, ठीक है, ये है स्पिंडल फाइबर। तो ये ना स्पिंडल फाइबर निकालना स्टार्ट कर देता है। मेटाफेज में बड़े होते हैं लेकिन यहाँ निकालना स्टार्ट कर देता है। यही बात उन्होंने बड़े आराम से यहाँ लिखी है, बड़े चालाकी से नीचे छुपा के लिखी है, दैट ईच सेंट्रोजोम रेडिएट, बाहर निकालते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। तो माइक्रोट्यूब्यूल से ये बने। यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे फिलामेंट लिख के, तो याद रखना ट्यूब्स पढ़ी है तुमने सेल डिवीजन के अंदर, फिलामेंट में नहीं आए थे तुम, फिलामेंट तुमने कहीं और पढ़ा है। देखो, तो टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक अपैरेटस। ये रहा नीट का क्वेश्चन, छुपा के रखा हुआ है। ये तो छोटी छोटी लाइन से क्वेश्चन उठा के देते हैं, आप ले नहीं। ये देखो माइटोटिक अपैरेटस पूछेंगे तो लिख लो वो माइटोटिक अपैरेटस क्या है। माइटोटिक अपैरेटस कुछ नहीं है, टू एस्टर्स को ले लो, ये तो दो सितारे हैं सेल्स के ऑपोजिट पोल्स में, यहाँ पे होंगे सितारे, एक यहाँ होंगे, दो एस्टर्स और उनसे निकलने वाले जो स्पिंडल फाइबर है, इनको टुगेदर हम लोग क्या बुलाते हैं, माइटोटिक अपैरेटस। हाँ, लिख ले इसको ऐसे, स्पिंडल फाइबर। और लंबी लाइन मत लिखा करो, दिस इज कॉल्ड ब्ला ब्ला ब्ला, इतना लिखने की जरूरत नहीं, इंग्लिश का पेपर थोड़ी देना तुमने, शॉर्ट में लिखो, नोट्स तो शॉर्ट होते हैं। Yes. डन। ये नीट का क्वेश्चन है, आएगा कहीं ना कहीं, कम वक्त। चलो आगे। Yes, ma'am. अब Yes, देखो, ma'am. cells at the end of prophase, अंत हो गया बिल्कुल प्रोफेस, when viewed under the microscope do not show, क्या नहीं शो करता। ये 4 का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। मुझे कैसे याद है ये, मेरे को न्यूक्लियस से याद है कि सबसे पहले एक न्यूक्लियर एनवेलप है, तुम्हें ये नहीं दिखाई देगी, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, तुमको वो नहीं दिखाई देगा, उसी के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तुमको ये नहीं दिखेगा, और उसके बाद गोल्जी पड़ा है, तुमको ये भी नहीं दिखेगा। तो 4 चीजें नहीं दिखती। एंडोमेम्ब्रेन नहीं है, ये पहले बता दूं भैया, और गलत कराओ, लेकिन 4 चीजें तुमको नहीं दिखाई देती, एक ही ऑर्डर में पड़ी है। तो ये चारों तुमको प्रोफेस के एंड तक नहीं दिखेगी। ये दोबारा से तुम्हें कौन से फेज में दिखेगी, जो प्रोफेस का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, Telophase. टीलोफेज में दिखेगी। तो टीलोफेज में ये सारी दिख जाएगी। इन्होंने स्पेसिफिकली ऑर्गेनेल्स मेंशन करी है ना, तो ये तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, बहुत ma'am. बढ़िया। आओ भाई मेटाफेज में जाए। तो मेटाफेज द कंप्लीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, यहाँ से 3 क्वेश्चंस तो बनते हैं। देखो कौन से। The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. Hence, the chromosome are spread throughout the cytoplasm of the cell. जब पूरी कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाती है न्यूक्लियर एनवेलप की, न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली तहस नहस हो गया, तब हम कहते हैं माइटोसिस स्टार्ट होगी। इसका क्या मतलब है, यही कह रहा है कि जो लेट फेज है ना, लेट प्रोफेज है, लेट प्रोफेज ये तो है जहाँ पे पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तहस नहस हो गई है, उसी को हम कहते हैं अर्ली मेटाफेज। कि जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली खत्म हुआ तब माइटोसिस स्टार्ट हो गई। और ये कह रहे हैं इस फेज में क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है ना, तो क्रोमोसोम सब बावलों की तरह इधर उधर सेल में घूम रहे होते हैं, पागल हो जाते हैं इधर उधर। ये वही है जब क्लास में टीचर नहीं है तो तुम पागल हो गए, तुम हो ये तुम हो, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दैट क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कहाँ पर, माइटोसिस की स्टार्टिंग पे, अर्ली मेटाफेज में, ठीक है। नाउ एट दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। इस फेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यहाँ कंप्लीट होती है, प्रोफेज में कंप्लीट नहीं होती, यहाँ होती है। एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। तो अंडर माइक्रोस्कोप तुम्हें बहुत अच्छे से दिखेंगे। तो तुम क्या पढ़ सकते हो, इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हो। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है, क्या क्या समझ सकते हो तुम सेल का, Chromosome size and number. साइज एंड नंबर। और उसकी शेप कब पढ़ोगे, मैम एनाफेज में। Ma'am, Anatomy. anaphase. यस। तो याद रखना साइज एंड नंबर पढ़ सकते हो तुम अभी, और कहीं नहीं। ये यहाँ नहीं लिखा फिलहाल के। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोमा इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। ये देखो दोनों बहनों से बने हैं। माइक बंद कर ले भैया, मुझे बोलने दे। सिमरन, सिमरन जाओ जी लो अपनी जिंदगी। नाउ स्मॉल डिश शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। बेटा काइनेटोकोर, ये टिकोर इनको बहुत पसंद है, पूछते हैं इस पे क्वेश्चन। तो सुबह बच्चे आएंगे उनको दिखेगा इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो काइनेटोकोर आसपास लगा हुआ है सेंट्रोमियर के, ठीक है। These structures serve as a site of attachment of spindle fiber. बेटा स्पिंडल फाइबर यहाँ आके अटैच होते हैं, ठीक है, फॉर्म बाय द स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू इनटू द ऑपोजिट पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। ये सिंपली तुमको कह रहा है काइनेटोकोर वो पॉइंट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होंगे। ये तुमको याद रखना है बहुत अच्छे से, भूलना मत, पाप लगेगा।
Hence, the metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber. कौन कितना लंबा है लाइन का खत्म हुई है? अच्छा बहुत लंबी लाइन है. तो ये कह रहे हैं कि माइटोसिस में क्या हुआ कि ये एक तो मैं परेशान हूँ इस टूल से, अच्छा भी है लेकिन खून भी जला देता है मेरा, कि दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर आते हैं और वो अटैच हो जाते हैं किसके ऊपर? काइनेटोकोर के ऊपर, कटोरियों के ऊपर लग जाते हैं. मुझे तो काइनेटोकोर टकोरी से याद था, पता नहीं क्यों ऐसे. ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये उसकी बहन को मैं दूसरे कलर से बना रही हूँ ताकि थोड़ा सुख होए हमारी जिंदगी में. और इसके ऊपर एक काइनेटोकोर है हमारी, ये टकोर पे आके लगेंगे. ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर ना टकोरियों पे आके लग जाते हैं हमारे पेरी पेरी, यहाँ पर इनसे अटैच होंगे ऑपोजिट पोल की तरफ, फिर इनको खींचेंगे. ग्रीन वाली सारी नीचे की तरफ आ रही है, ब्लू वाली सारी ऊपर की तरफ जा रही है, तो बहनों को अलग कर देते हैं ये. राइट? यस मैम. जतिन टू दोनों साइड होती है डिस्क. Yes, ma'am. ओके नाउ तो मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर. तो सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आके टिक जाते हैं. तो ये जो इधर उधर घूम रहे होते हैं ना, ये रस्सियां निकलती है और इनको जाके पकड़ के सेंटर पे लेकर आती है. लिटरली स्पिंडल फाइबर ये करते हैं, उनको सेंटर बुला के इकट्ठा करते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? आ गया. ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर. अपने काइनेटोकोर के थ्रू क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच है. फ्रॉम वन पोल, एक पोल की तरफ अटैच है. एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड जो उसकी बहन है वो दूसरे पोल की तरफ अटैच है. द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर टू एज मेटाफेज प्लेट. तो मेटाफेज प्लेट इसको कहते हैं प्लेट. थाली ये है हमारी और ये इसकी प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है कि सारे ऐसे थाली में अरेंज हो गया. राइट नाउ अभी देखो मेटाफेज के ऊपर पॉइंट लिखे हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं. पोल्स. सो दोनों पोल्स की मदद से, am I audible? मैम अब Yes, ma'am. मैम आप आइए, आप गई थे. अब आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, दोनों ma'am. पोल्स की मदद से सारे के सारे क्रोमोसोम ऐसे लाइन में आके इकट्ठे हो गए हैं. ठीक है, दो टीचर आई और तुम सबको क्लास में उठा दिया उन्होंने सही से. ठीक है, जो नहीं आ रहा था उसको बालों से पकड़ के खींचा, इधर बैठ. ठीक है अब तो नहीं भूलोगे. ध्यान से पढ़ना, लाइनें इजी है, हो जाएगी. डन, चलो आगे. यस मैम. सोचो लड़कियों को तो चोटी से पकड़ लो, लड़कों को कैसे पकड़ा हो? इधर कहीं से. और ये दाढ़ी वाड़ी तो सही से आई नहीं होती है, उनके बालों से ही पकड़ेंगे. और कहीं बाल किसी के होंगे साहिल जैसे तो उलझ ही जाएगा. ये भगवान घुंघराले वाले इसके हैं. देखो ये पिक्चर लेबल करने के लिए आती है. ये है अर्ली प्रोफेज, नया अर्ली वाला प्रोफेज जब सबको स्टार्ट हो रहा है. तो देख रहे हो क्रोमोसोम ऐसे कॉर्नर से लगे हुए हैं, ये सारे क्रोमोसोम है कॉर्नर से अटैच होते हैं. ठीक है, नाम नहीं बताऊंगी, इसका जरूरत नहीं है तुम्हें. लेट प्रोफेज में देखो थोड़ा कंडेंस हो गया, लेकिन प्रॉपर्ली कंडेंस नहीं हो क्योंकि मेटाफेज में होगा. अब देखो ट्रांजिशन टू मेटाफेज. मेटाफेज में ट्रांजिशन हो रहा है, ये तुमको देख रहे हैं, ये एस्ट्रल है. ये बेटा ये एस्ट्रल है, तारे यहाँ बने हैं, तारे जमीन पर. और ये देखो स्पिंडल फाइबर सारे क्रोमोसोम को पकड़ रही है. भाई इधर आ, सबको मैडम ने बालों से पकड़ लिया. अब उनको बीच में लाके खड़ा कर दिया. मैं तो सही से पीटूंगी. और देखो ये हमारे पास लेट हमारा मेटाफेज है, जहाँ पे तुम सबके सब सेंटर में अरेंज्ड है. तो ये मेटाफेज प्लेट है. क्लियर? यस मैम. डन. कितनी खुश हो रही है सोच के कि बालों से पकड़े. एनाफेज. एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, जब एनाफेज स्टार्ट हुआ, ऑनसेट मतलब स्टार्ट हुआ है ना, जैसे तुम्हारा रोना धोना स्टार्ट होता है, जैसे मैं इधर उधर की बातें करूं वैसे. ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली. बेटा ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जैसे एनाफेज स्टार्ट होता है ना, तो जो मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम पड़े थे सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो एक दूसरे से एक ही टाइम पे अलग होती है. And two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of a future daughter nuclei. देखो कितनी सारी लाइन है. Begin their migration towards the two opposite pole. ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, ध्यान से सुनना. कि एनाफेज के टाइम पे की, हाँ मैम आपने पीछे कॉन्ग्रेशन तो बताया. लिखा गया है मैम ऐसे बता दो इसमें कि कैसे. कि जब ये आया ना मेटाफेज प्लेट पे सब कुछ अटैच होने लग गया है, इस Yes. प्रोसेस को कॉन्ग्रेशन कहते हैं बेटा. तो वो जब Okay. मैडम बाल पकड़ के खींच रही थी
घिसेड़ घिसेड़ के तुमको लाइन के बीच में ला रही थी, वो जो प्रोसेस था वो कांग्रेशन है। अब तो नहीं भूलेगी तू, है ना? यस मैम। वो तो नहीं भूल पाएगी भाई। अब देखो एनाफेज में क्या हुआ, यार ये बात ध्यान से सुनना, तो तुम्हें लगेगा पाप। जो क्रोमोसोम है ना वो यहाँ अटैच हो गए सिस्टर क्रोमेट स्पिंडल फाइबर से, और अब वो मूव कर रहे हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ, बड़े तमीज से और कायदे से मूव कर रहे हैं। मुझे बताओ अटैच किससे हुए हैं? स्पिंडल फाइबर से किस पॉइंट पे अटैच हुए हैं? काइनेटिक और काइनेटोकोर किसकी तरफ है? स्पिंडल फाइबर की तुम्हें सेंट्रोमियर की तरफ दिख रहा है पोजीशन? यस मैम। यस मैम तो इस बात को लिख लेना कि जो अरे 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 क्या यार, काइनेटोकोरी हमारी किस तरफ है? टुवर्ड्स सेंट्रोमियर। सेंट्रियो। ये सेंट्रियोल, हाँ सेंट्रियोल तो ठीक है। और उसके जो आर्म्स है, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, वो कहाँ पर है? अवे फ्रॉम पोल, राइट? यही है ना, अवे है ना, पीछे से जा रहे हैं ऐसे पेट से Yes, पकड़ ma'am. के उसको खींच रहे हैं। ये बात याद रखना। ये बात वो एनाफेज में बोल रहा है कि दो बहनें अलग होगी, सिस्टर क्रोमेटिड थी, एक दूसरे से अलग होगी। अब देखो जब तक ये एक साथ थी, ये वोकैबुलरी का गेम है, जब तक ये एक साथ है मैं इसको बोलूंगी क्रोमोसोम, एक को टुगेदर मैं क्रोमोसोम बोलूंगी। लेकिन अगर मुझे एक अकेले की बात करनी होती, जब ये एक साथ पड़ी हैं, तब मैं इसे बुलाती क्रोमेटिड। द मोमेंट ये दोनों एक दूसरे से अलग होगी, इनके पास अपनी अपनी डिप्रेशन है, अब अपना अपना सेंट्रोमियर है ना, तो अब मैं इसको बुलाऊंगी क्रोमोसोम। फ्यूचर में ये क्रोमोसोम का ही काम करने वाला है, तो मैं इसको फ्यूचर क्रोमोसोम या क्रोमोसोम बोल सकती हूँ। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। तो क्रोमोसोम बोलने के लिए इसके पास अपना सेंट्रोमियर होना चाहिए था, और जब इसके पास अपना एक सेंट्रोमियर है तो क्रोमोसोम है। पहले वो एक साथ क्रोमोसोम थे, ठीक है? तो पहले इस मेटाफेज के केस में मैं जब देख रही थी तो मुझे कितने क्रोमोसोम दिखाई दे रहे थे इस स्लाइड में? कितने क्रोमोसोम है? 3 3। अब इस स्लाइड में एनाफेज में कितने क्रोमोसोम हो गए? 6 एनाफेज इज वन जहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ता है, राइट? अमाउंट सेम ही रह रहा है, मेटाफेज एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गया। इज इट क्लियर? यस मैम। कोई सेल डिवीजन नहीं होती, बस सेंटर में फट जाता है। यही बात अब इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन इंग्लिश के साथ बोल दी है। इंग्लिश के पेपर क्यों नहीं दिलवा लेते हमसे, हैं? बायो भी पढ़वा रहे हैं। कितना टाइम है? थक गई मैं। अरे टाइम है, पढ़ाना पड़ेगा। उफ। At the onset of anaphase, each chromosome arrange, अब इसे ध्यान से सुनना, अब समझ आएगा। Each chromosome arrange at the metaphase plate, जो भी क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे थे वो स्प्लिट हो जाते हैं एक साथ। तो ये सारे एक साथ स्प्लिट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है पहले वाला पीछे जा रहा है फिर दूसरा वाला बाद में आ रहा है, ठीक है? तो इस लाइन में जब खड़े करे हैं ना, अब दोनों टीचर ने बोला मैं तुझे बायो पढ़ाऊंगी, मैं तुझे मैथ पढ़ाऊंगी, बालों से पकड़ा और खींचना स्टार्ट कर दिया। तो सबको एक साथ ही खींचना स्टार्ट किया, अकेले अकेले नहीं किया, ठीक है? अगर छोड़ दे तो पीछे लड़ाई हो जाती ना। तो स्प्लिट simultaneously and two daughter chromatids now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei। जो पहले सिस्टर क्रोमेटिड्स थी अब उसको हम फ्यूचर क्रोमोसोम कह रहे हैं, जो फ्यूचर न्यूक्लियस के अंदर जाने वाली है, क्योंकि इसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आएगी। बिगेन देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स टू ऑपोजिट पोल, दूसरे ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। ऊपर वाले ग्रीन वाले जा रहे हैं मैथ पढ़ने, ब्लू वाले जा रहे हैं बायो पढ़ने, ठीक है? एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, तो सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट, ये सेंटर से दूर जा रहे हैं ना, ये है इक्वेटोरियल प्लेट, इससे दूर जा रहे हैं। The centromere of each क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। तो जो सेंट्रोमेयर है हमारा, काइनेटिकोर किसके ऊपर लगा हुआ है? सेंट्रोमेयर के ऊपर ना, ये बात तो बता, यस मैम। है ना? तो ये बात उसने सेंट्रोमेयर बोल दी, मुझे लगा काइनेटिकोर पे बोलेगा, वो माय मिस्टेक, सेंट्रोमेयर लिख लो। ये बात वो यहाँ बोल रहा है, देखो। अरे मैं अलग कलर से करूंगी, 3 कलर है मेरे पास। बट वो तो सेंट्रियोल पे नहीं लगता। बेटा सेंट्रोमेयर पे लगता है, सेंट्रियोल वो है ना स्पिंडल फाइबर वाला ऊपर, वो देवी ये है सेंट्रियोल, ये है सेंट्रियोल, है ना? यस मैम। हे माता, उल्टी सीधी लिख के मत आ जाइयो। सेंट्रोमेयर वहां पर है। कोई बंदा मर जाता तो कैसा होता है, ऐसा हो जाता ना, तो तुम पढ़ पढ़ के मर गए हो ना, तो तुम सेंट्रोमेयर हो। वो क्रोमोसोम के बीच में है, जहाँ क्रोमोसोम ऐसे पिचक गया है, सेंट्रोमेयर, ठीक है? जहाँ क्रोमोसोम पिचरा हुआ है वो सेंट्रोमेयर है, मरा हुआ है, ओके? वहाँ का डीएनए कभी कुछ Yes, कोड नहीं ma'am. करता, ठीक है? मेरी माँ सेंट्रोमेयर को सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल मत ले गई हो। हद हो जाएगी Okay, ma'am. इसके लोग। चलो ओके, नाउ तू साइज किल कम किया कर।
सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ है सेंट्रोमियर का मुंह, ठीक है, हेंस एट द लीडिंग एज, वो लीडिंग एज की तरफ जा रहा है, तो बेटा पोल की तरफ जिसका मुंह है उसको लीडिंग एज भी कहते हैं। भाई ये लाइन नहीं लिखी थी मैंने, ये तो मैंने भी अभी देखी, ठीक है, ये है लीडिंग एज, लिख लो इसको, ये छोटे छोटे वर्ड्स नंबर खा जाते हैं 4-4, ये लीडिंग एज है और इस तरफ भी लीडिंग एज है, ऊपर वाला मत भूल जाना, जस्ट बिकॉज हम मैथ नहीं पढ़ते समझते हो ना, मैथ को हम इज्जत नहीं देंगे। नाउ विद द आर्म्स ऑफ सेंट्रोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, तो ये बाजू है इसके पीछे पीछे से लटकती हुई आ रही है। दस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इतना क्लियर सबका? यस मैम। आओ भाई, यस मैम। तो एनाफेज फेज के अंदर कुछ पॉइंट्स है जो हमें पता होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इतना पढ़ लिया उसके बाद भी और पढ़ा रहे हैं हमें, बताओ। सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। बेटा क्रोमेटिड ये सिंगल वाला है और सेंट्रोमेयर इसका सेंटर वाला है, तो सेंट्रोमेयर फटा और क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल में चले गए। वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना, मतलब आ जाएगा। क्रोमेटिड ये सिंगल वाला मूव्स टू ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द एनाफेज। डन? यस Yes. मैम। टीलोफेज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो टीलोफेज है फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। पहली चीज भाई साइटोकाइनेसिस मत लिखाना, कैरियोकाइनेसिस का फाइनल फेज, रो दूंगी मैं, ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है? कहाँ है यार, मेरा कर्सर खो जाता बार बार। एम फेज है, वो 2 में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, यस और कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज टीलोफेज है। भैया ऐसा मत करना। टीलोफेज द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल, अपनी अपनी पोल में पहुंच गया है, वो डीकंडेंस होते हैं। तो जो क्रोमोसोम पहुंच गया वो डीकंडेंस होते हैं, मतलब दोबारा से गुच्छे बन जाएंगे। एंड दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी, तो वो कौन सा फेज था जहाँ पे अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दी थी? टीलोफेज, ठीक है? अब कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, तो मिक्स हो गए। The individual chromosome can no longer be seen and each set of chromatin material tends to collect at each pole. तो अब क्रोमोसोम अलग अलग नहीं दिख रहा, तो जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल, जब अलग अलग क्रोमोसोम नहीं दिखता तो वो क्रोमेटिन लगता है ना बेटा। क्रोमेटिन क्या था? अरे ओ पागल, क्रोमेटिड वाली क्रोमेटिन नहीं, ये टिन, ये टी मत खा जाइयो, ठीक है? तो जो क्रोमेटिन है वो क्या है? जब डीएनए, ये बीट्स के ऊपर दिखा हुआ स्ट्रक्चर दिखता है ना, ये हिस्टोन है और ये हमारा Yes, ma'am. डीएनए है। इस डीएनए को बीडी स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं तो वो क्रोमेटिन है। जब क्रोमोसोम खुल जाएगा, डीकंडेंस होगा, तो उसको ऐसे धागे दिखेंगे मोतियों की माला जैसे। तो ये कह रहे हैं कि क्रोमेटिन मटेरियल दो ऑपोजिट पोल पे तुझको इकट्ठा हुआ दिखाई देगा, ऐसे से पड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है? ये बात उसने लिख दी है। दिस स्टेज विच शो द फॉलोइंग इवेंट्स। की इवेंट्स क्या है भाई? की इवेंट्स है, पहला क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल, ये ऑपोजिट पोल पे क्लस्टर बना गया उनका, एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट, आइडेंटिटी लूट चुकी है उसकी, एज डिस्क्रीट एलिमेंट, अलग अलग नहीं दिख रहे अब तुमको, मिक्स है। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप, न्यूक्लियर एनवेलप बना दो भैया, डेवलप हो गया, बहुत बढ़िया। अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लिया। अब ये डॉटर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है? बच्ची न्यूक्लियाई हैं, ये भूलने का नहीं। न्यूक्लियोलस आ गया वापस, गोल्जी आ गया वापस, ईआर वापस आ गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई। ये 4 चीजें खोई थी हमने, 4 चीजें दोबारा आ गई टीलोफेज में। क्लियर? Yes. Yes, एम ma'am. फेज अभी खत्म नहीं हुआ, एम फेज का कैरियोकाइनेसिस खत्म हुआ है, अब बचा है साइटोकाइनेसिस। इससे आता है एक क्वेश्चन साइटोकाइनेसिस से, ठीक है? वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। दैट माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। वो कह रहा है माइटोसिस से सिर्फ जो डुप्लीकेट करे थे ना क्रोमोसोम, वो तुमने नहीं बांटे हैं सिर्फ डॉटर न्यूक्लिया में, बट सेल अपने आप में भी डिवाइड होता है। सेल itself is divided into 2 daughter cell by the separation of cytoplasm, और इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस की डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है हमें आती है पर अंडरलाइन कर लो। That separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division get completed। तो माइटोसिस खत्म होगा यहाँ पर साइटोकाइनेसिस के बाद, ने पहले खत्म किया बेड़ा गर्क उनका। ओके, नाउ इन एनिमल सेल देखो भेदभाव आएगा। एनिमल सेल है, उसका डब्बा बना लो। एनिमल और प्लांट सेल के बीच में साइटोकाइनेसिस पूछेंगे वो तुम्हें, ठीक है? अब एनिमल सेल में क्या होता है? अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फर बनने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये सेल था, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया? अंदर की तरह एक्सटेंड करना स्टार्ट किया, ऐसे करती है ना, अंदर की तरफ जाती है। तो जब सेंटर की तरफ आती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? Petal. पिटल, Petal force. हाँ है ना? और ये जो तुमको छोटी छोटी सी आर्म से दिख रही है, इसको हम बोलते हैं फर, पंछी के फर आ गए, सेंट्रीफिटल। तो फरो ग्रेजुअली डीपन्स, फरो ग्रेजुअली डीपन होता है, डीपन का मतलब है और अंदर को चलता चला जा रहा है, एंड अल्टीमेटली ज्वाइंस इन द सेंटर। तो थोड़ी देर के बाद भाई तुम देखोगे अल्टीमेटली ज्वाइन हो गए इन्होंने, ठीक है? एक दूसरे को
ऐसे गले लगा लिया। और वर्ड मैं यूज करती पर हेडफोन्स तुम्हारे ऑन नहीं है। ग्रेजुअली डीपन एंड अल्टीमेटली जॉइन एट द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म डिवाइड तो कर दिया, ये वाला भी इसके पास थोड़ी आएगा। ठीक है, डिवाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ऐसे ही सेल फिर फाइनली 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इट इज ऑल अबाउट एनिमल सेल। खत्म। एनिमल सेल इजी, फरो वर्ड याद रख लेना, सेंट्रीपिटल याद रख लेना, ठीक है, फ्यूगल मत कर देना। नेक्स्ट है जिसमें दिक्कत आएगी दैट इज प्लांट सेल। इसके ऊपर डब्बा बनाओ। प्लांट सेल का डिफरेंस आएगा तुम्हें और आता नहीं होता पेपर में अक्सर। आर इनक्लोज बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। बड़ा बड़ा कमाल का वर्ड है, इनएक्सटेंसिबल। एडजस्ट नहीं करती है, एक्सटेंड नहीं करती है, रिजिड है। तो इनएक्सटेंसिबल होती है सेल वॉल। लिख लो, किसी और क्वेश्चन में पूछ लेंगे तुमसे, तो सोचते रह जाओगे कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन कहाँ से आया था। आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, आउट ऑफ दिमाग था। Therefore, they undergo cytokinesis by different mechanism। वो कहते हैं वो सेल डिवाइड करते हैं लेकिन अलग तरीके से। प्लांट सेल में क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एट द सेंटर ऑफ द सेल। कह रहे सेंटर में वॉल फॉर्मेशन होती है, अपन यहाँ कर लेते हैं, अपने भाई ये जगह है। तो कह रहे हैं प्लांट सेल है, उसके सेंटर में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो, जैसे गुचू पुचू 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 बन जाएगा। ठीक है, आ गया मेरे को तो दिखे, कहाँ चले गए ये भगवान। प्लांट सेल सेल फॉर्मेशन एंड ग्रोज आउटवर्ड। स्टार्ट सेंटर में स्टार्ट होके बाहर की तरफ जाते हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। बाहर की तरफ जो फोर्स जा रहा है उसको हम कैसे याद रखते थे, फूक मार के, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल है ना। टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, ये तो लेटरल वॉल है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उससे गले मिलने जा रहा है ये, कि भाई भाई आजा गले मिलते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगेन विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। तो बेटे सेंटर में जो गुचू गुचू सा बना है इसको हमने बोल दिया सेल प्लेट। ये कहते हैं जो सेल प्लेट बनी है ना, इसी ने आगे चल के क्या बना देना, सेल प्लेट ने हमारी न्यू सेल वॉल बनानी है। सेंटर से सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाती है और दैट रिप्रेजेंट द मिडल लेमिला। तो ये जो बिटवीन द वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स, ये कहते हैं कि ये जो सेंटर में लेयर बन रही है सेल प्लेट, इसने आगे चल के सेल वॉल बनानी है और यही रिप्रेजेंट करती है हमारी मिडल लेमिला। अब जो सुबह की क्लास में कष्ट करके आया था और जो नालायक आए नहीं थे उनको बता दूं कि जो 2 सेल्स होते हैं ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो जिस तरीके से कनेक्टेड होते हैं वो सीमेंटिक मटेरियल जो होता है इनके बीच में, दैट इज नोन एज मिडल लेमिला। किसमें रिच होता है मिडल लेमिला, कैल्शियम, 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 और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट है ना। पैक्टेट खा जो, है ना, पानी पूरी बना के खा जो नालायको। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट में होता है। ठीक है, तो सेल प्लेट से वो जनरेट हो रही है। तो सुबह ये कहानी बताई थी मैंने बताऊंगी। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना है, ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 डॉटर सेल। तो अपने आप माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इधर उधर सेल्स में चले जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है किसी में माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े ज्यादा चलेंगे, दूसरे में कम चलेगी, कोई बात नहीं, वो डिवीजन से खुद एडजस्ट कर लेते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस, अब ये देखो एक लाइन है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब ऐसा नहीं है कि सेल में जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो गया पर उसी टाइम साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे सेल है जिसके अंदर बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जिसमें एक ही सेल में न्यूक्लियस बार बार डिवाइड कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इज इट अ सिनोसिटिक कंडीशन और सिंसीशियम? सिंथेसिस, हाँ, क्योंकि वहां लिखा हुआ है ना, ये है सिंसीशियम, जब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो, है। तो सिनोसिटी क्या होती है फिर? अलग सेल। पक्का यही होता है? मैम सेल फ्यूज होंगे फिर एक ही वो अपना साइटोप्लाज्म बनाएंगे, उसमें अलग अलग न्यूक्लियस होंगे, सेल वॉल सेम होंगे उनकी। कहाँ पढ़ा ये? प्लांट प्लांट के रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में, प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, आज जाके पढ़ना मिलेगा तुमको। इसका सिंसीशियम का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, कोकोनट लिक्विड एंडोस्पर्म। जो कोकोनट पानी पीते हो ना वो उसका एंडोस्पर्म है, उसके सीड का न्यूट्रिशन है। तो पापियो तुम खा गए लेकिन बहुत न्यूट्रिशन होता है, फेस पे लगाओ तो अच्छा होता है, कंज्यूम करो बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट का सिंसीशियम होता है। अब ये क्वेश्चन आएगा फिर पूछोगे, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से क्वेश्चन आया, हमें आता नहीं था, इससे आया क्वेश्चन। ठीक है, डन। यस मैम। हुआ रखो, डायग्राम कर लेते हैं। प्रोफेस तो बनाया नहीं मैंने, मेटा अच्छा पीछे पीछे हो गया। एनाफेज देखो पीछे की तरफ जा रहे हैं, ये है लीडिंग एंड और ये है हमारा सेंट्रो में, यही है।
और ये टीलोफेज कैसे पता चला मुझे इसमें दिख रही है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये ऐसे सतरंगी कलर दिखाई दे रहा है, इसमें दिख रहे हैं, ऐसे नहीं होते, ठीक है ना। ये क्या है, इंटरफेस के अंदर भी अच्छे से तुम्हें दिख रहा है सब कुछ, क्रोमोसोम ढंग से नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि कंडेंस नहीं हुए, राइट। चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो बनता है। किसका डाउट है मैम, आप है हाँ बिल्कुल सेंटा की तरह, थोड़े दिन में मम्मी मेरे को खाना खिला के सेंटा क्लॉज बना ही देगी। बहुत खाना मैम खिलाती आप अभी थोड़े थोड़े लग ही रहे हो सेंटा क्लॉज। है। चुप कर। मैम सच्ची में पहले तो मतलब आपके गाल नहीं दिखते थे, अब दिखने लग पड़े। थोड़े देर तो मुझे मिल, आंखें तेरे ज्यादा गाल में। छोटी लग रही हैं। तू मैम चुप कर। पढ़ते हैं। हाँ पढ़ते हैं, ये बच्ची हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, इसको ब्लॉक करना पड़ेगा जल्दी। सुनो, mitosis is also known as equational division, is usually restricted to diploid cells only. Usually देखो यहाँ वर्ड लिखा है usually, मतलब not always, हमेशा नहीं। तो यहाँ पे वो तुम्हारे साथ खेल जाएंगे, तो यूजुअली के ब्रैकेट में लिखो नॉट ऑलवेज बट मोस्टली, इन्हीं वर्ड से खेलेंगे वो। मोस्टली डायप्लॉइड में दिखता है, लेकिन एक्सेप्शन हमने पढ़ी है। कौन सी एक्सेप्शन पढ़ी है? ड्रोन हनी हनी बी के ड्रो, हाँ। हैवन इन सम लोअर प्लांट्स, अब प्लांट्स की बात करें, एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स जैसे कि हनी बी, हैप्लॉइड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, ये तो हमने पढ़ लिया। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बहुत जरूरी है जानना, क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है। मैं जाइगोट ही रह जाती, इतनी बड़ी नहीं होती अगर माइटोसिस ना होती, ठीक है। आर यू अवेयर ऑफ द सम एग्जांपल वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड एंड डायप्लॉइड इंसेक्ट्स? हाँ हमें पता है, हम नहीं डिस्कस करेंगे, मारी मर्जी। रुक, तेरे को काटूं पहले तो, हर जगह पे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती रहते हैं, मेरे सवालों का क्या जो तू जवाब नहीं देती। नहीं तो बताएंगे इसे। Mitosis usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. हाँ भैया, तो आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल है ना, हमने यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर वगैरह थोड़ी कुछ कराया है। तो जो माता पिता जी का पेरेंट सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, उसी की तो कॉपी है जो दोनों डॉटर सेल के पास चली गई, है ना। तो आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल है, बिल्कुल दोनों में सेम जेनेटिक मटेरियल है। तो मेरे सारे स्किन सेल में सेम जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा थोड़ी है कि किसी में कुछ और है। पता चला मेरा हाथ कहीं से कुछ और दिख रहा है, कहीं से कुछ और, ऐसा नहीं है। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये बता रहा है कि डाइप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, ये अंडरलाइन करना है, आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये इसके सिग्निफिकेंस पॉइंट्स में लिख लो। तो ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, ये दूसरा पॉइंट है, अपनी ग्रोथ इसी की वजह से है। तीसरा पॉइंट, सेल ग्रो रिजल्ट इन disturbing the ratio between the nucleus and cytoplasm. It's therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. वो कह रहा है जब भी सेल ग्रो करता है ना, वो साइज में इंक्रीज होता है। ऐसे कुछ सेल बड़े हो जाएंगे, कुछ सेल छोटे हो जाएंगे। तो जैसे सेल ग्रो करता है वो डिवाइड भी कर जाता है, ताकि साइटोप्लाज्मिक रेशियो बना रहे, क्योंकि डिवाइड होने के बाद नॉर्मल ही साइटोप्लाज्म का रेशियो हो जाता है दोनों सेल्स में, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बनाने में भी माइटोसिस मदद करता है, ये लाइन बनती है। Mitosis help in maintaining nucleocytoplasmic ratio. A very significant contribution of mitosis is cell repair. बहुत ही महत्वपूर्ण है सेल रिपेयर, ठीक है। जो सेल ऊपर के झड़ते हैं उनकी जगह यही आते हैं, जिन सेल्स में कट लगता है उसकी जगह नए सेल भी माइटोसिस से आते हैं। तो वोन हीलिंग में जो नए सेल फॉर्म हो रहे हैं, देखो वोन हीलिंग में डेड सेल आते हैं खून रोकने के लिए, लेकिन जो नए सेल आते हैं वो माइटोसिस से आते हैं, मियोसिस से नहीं। तो ये चीज याद रखना। द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, जिसकी हम हजारों बार बात कर चुके हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, गट होता है जो तुम्हारा पूरा का पूरा ऑर्गन्स है ना, जितने ऑर्गन्स है उनके अंदर की जो लाइनिंग है, उसके जो सेल्स है वो ब्लड सेल्स, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं। आरबीसी तो 120 दिनों के बाद मर जाती है ना, तो बोन मैरो में रिप्लेस होती है माइटोसिस की वजह से। माइटोटिक डिवीजन इज इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं प्लांट में, उसमें भी माइटोसिस हो रही थी। द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम, देखो लोकेशन पूछी थी पीछे, याद है? कहाँ याद होगा तुम्हें? लेटरल कैम्बियम यहाँ लिखना था। लेटरल कैम्बियम में भी होते हैं, जो उसकी ग्रिथ बनाने के काम आता है ना। तो लेटरल कैम्बियम के अंदर कोई बात नहीं आता, लिख लो। यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। अब यहीं वापस आते हैं, अरे जल्दी आ जा, इससे पहले कोई सर आ जाए।
सो माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर? एपिकल्स पे होते हैं, एपिसिस पे होते हैं, जैसे स्टेम के टॉप पर होंगे या रूट्स के टॉप पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, और लेटरल कैम्बियम में पड़ रहे हैं। रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट लाइफ, इसलिए तो प्लांट हमेशा ग्रो करता रहता है, हाइट में भी और ग्रिथ में भी। तो ग्रिथ के लिए लेटरल कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, और ये जानने के लिए एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर रिस्पॉन्सिबल है। जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना? वो आता नहीं है, कोई बात नहीं, रट लेना। ठीक है, तो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। डन? यस Yes, ma'am. मैम पर आज तो डिफरेंट Yes, लिंक से ज्वाइन कर, हाँ चलो फिर Yes, भाग ma'am. जाओ, आज डिफरेंट लिंक से तुम्हें ज्वाइन करना है। मॉर्निंग में चैप्टर सेल चल रहा है, कल मॉर्निंग में हम टारगेट रखेंगे 70 क्वेश्चंस का, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली हो Yes. जाएगा, तो थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड होगा, Mhm. लेकिन हम खत्म कर लेंगे। ओके, आज